How are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I'm MBA Finance and Chartered Accountant and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis and Law Expert. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड जजमेंट ऑफ सिविल ट्रायल। सिविल ट्रायल क्या होता है? प्लेंटिफ प्लेंटिफ सिविल ट्रायल में पहला क्या होता है? प्लेंटिफ प्रूफ। प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। यदि प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उसे ही सभी डॉक्यूमेंट्स को या एविडेंस को साबित करना पड़ता है जिसने केस फाइल किया। प्लेंटिफ, डिक्री होल्डर, डिफेंडेंट, जजमेंट डेटर प्लेंटिफ के सेंस में, और रिमेडीज में आते हैं जजमेंट डेप्ट होते हैं। अब प्लेंटिफ में डिस अप्रूव के समय, अप्रूव का सेंस में हो गया, डिस अप्रूव होता है। यदि प्लेंटिफ को यदि डिस अप्रूव किया जाता है तब क्या होता है? ड्यू टू ओनस भी कहते हैं। डिफेंडेंट प्रूफ, डिफेंडेंट को प्रूव करना होगा। इसमें डिफेंडेंट जब प्रूव करेगा प्लेंटिफ तो उस सिचुएशन में प्लेंटिफ जजमेंट डेटर हो जाएगा, डिफेंडेंट डिक्री होल्डर हो जाएगा और रिमेडीज जजमेंट डेप्ट पे होगा। Not proof if no evidence to produce by any parties of suit, then case should be dismissed after formation of decree। डिक्री बनने के बाद, डिक्री बनने में नॉर्मली जजमेंट डेटर को 30 डेज के अंदर जजमेंट डेप्ट कैश काइंड डिक्री होल्डर को दे देना होगा। यानी जजमेंट डेटर का मतलब नॉर्मली जो होता है 30 दिन के अंदर जजमेंट डेप्ट जो डिक्री होल्डर को दे देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो डिक्री होल्डर धारा 36 से 74 के अंतर्गत डिक्री का निष्पादन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कराएगा। एग्जीक्यूशन कराना होगा। उसके बाद स्कोप ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में हमें बताया गया न्यायालय की आधारिकता का षड् न्याय धारा 9 से 14 डील करता है। एग्जीक्यूशन का जो मैटर होता है निष्पादन धारा 36 से 74 को डील करता है। इंसिडेंट प्रोसीडिंग अनुसांगिक कार्रवाई कमीशन धारा 75 से 78 को डील किया जाता है। उसके बाद सीपीसी का जो मेन पॉइंट है, डिक्री के प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ डिक्री। डिक्री में पहला होता है प्रिलिमिनरी डिक्री होता है, फाइनल डिक्री होता है, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री को डील किया जाता है। डिक्री होल्डर क्या होते हैं उसके बारे में डील किया जाता है। सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट का सुप्रीम न्यायालय की अधिनिष्ठता धारा 3 हमें बताता है सिविल प्रोसीजर कोड। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबॉर्डिनेट द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ एन ग्रेड इंफीरियर टू दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एवरी कोर्ट ए स्मॉल कोर्ट इज सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। संहिता की धारा 3 के अनुसार इस संहिता के प्रयोजन के लिए न्यायालय अधिनिष्ठ निम्नलिखित निर्दिष्ट की गई है। जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधीन है। जिला न्यायालय के अवर श्रेणी इंफीरियर ग्रेड का प्रत्येक व्यवहार न्यायालय, प्रत्येक लघुभार न्यायालय, उच्च न्यायालय जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। किसी जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त पदस्थ अपर जिला न्यायाधीश भले ही प्रशासनिक दृष्टि से जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ हो किंतु न्यायिक दृष्टि से वो जिला न्यायाधीश के सक्षम श्रेणी का न्यायाधीश होता है और उसका निर्णय जिला न्यायालय का निर्णय माना जाता है। यह जिला न्यायालय का अभिन्न अंग होता है। कोई भी न्यायालय न तो अपने क्षेत्राधिकार से परे जा सकते हैं और न ही वो दूसरे न्यायालय के ऐसे क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है जैसे कि धारा 7 में उल्लिखित किया गया है। न्यायालय के निर्णय की मान्यता एवं अबाध्यता के संबंध में निम्नलिखित नियम आवश्यक है। पहला, उच्चतम न्यायालय अपने ही पूर्व निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के समस्त न्यायालय पर बंधनकारी है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को मानने के लिए दूसरे एकल न्यायाधीश बाध्य नहीं है। उच्च न्यायालय के खंडनी पीठ के निर्णय को उसी न्यायालय को एक न्यायाधीश द्वारा मान्य किया जाना आवश्यक है। किसी उच्च न्यायालय के निर्णय को उसके अधीनस्थ सभी न्यायालय द्वारा माना जाना अप्रिय है। उसके बाद धारा 4 हमें सीपीसी का बताता है सिविल प्रोसीजर कोड का। धारा 4 सेविंग्स के बारे में, जिसको कहते हैं हिंदी में व्यावृत्तियाँ। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कंट्ररी नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट
or otherwise affect any special local law, no enforce any special jurisdictions power conferred means क्या होता है प्रदत्त करना any special form procedure prescribed by under any other law for time being in force। इसका मतलब हुआ कि इसके प्रतिकूल किसी भी निर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी विशेष या स्थानीय विधि को जो अप्रवृत्त है या तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी विशेष आधिकारिकता या शक्ति का या विहित प्रक्रिया के किसी भी रूप में परिसीमित करती है या उस अन्यथा प्रभाव डालती है। दूसरा था इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडिसाइज द generality of the propositions contained in subsection 1 nothing in this code shall be deemed to limit otherwise affect any remedy which a landholder and landlord may have under any law for time being in force for the recovery of rent of agriculture land for the produce of such land। विशिष्ट अपराध नहीं विशिष्ट उपधारा 1 के अंतर्विष्ट प्रतिपादन की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे उपचार को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है जिसे भूधारक या भूस्वामी कृषि भूमि के भाटक की वसूली ऐसी भूमि की उपज से करने के लिए तत्सम प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन रखता है। एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड सेक्शन 5 हमें बताता है एप्लीकेशन टू कोड ऑफ रेवेन्यू कोड का एप्लीकेशन संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना। राजस्व न्यायालय में संहिता को revenue code where any revenue codes are governed by the provision of this code in those matter of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent the state government may be notification in the official gazette declare that in proportion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes shall not only apply to them which such government may prescribe। जहाँ कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधित ऐसे बात जिन पर ऐसे न्यायालय को लागू कोई विशेष अधिनियमित मौन है इस संहिता के उपबंध का द्वारा शासित है वहाँ राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि उन उपबंध में के कोई भी प्रभाग जो इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से लागू नहीं किए गए उन न्यायालय को लागू नहीं होंगे या उन्हें केवल ऐसे उपांतरों के साथ लागू होंगे जैसे राज्य सरकार विहित करे। दूसरा पॉइंट है रेवेन्यू कोर्ट इज सबसेक्शन क्लॉज 1 मीन्स ए कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शंस एंड एनी लोकल लॉ entertain suit or other proceeding relating to rent revenue profit of land used for agriculture purpose but does not include a civil court having original jurisdictions under this court to try such suit proceeding being suit proceeding of civil nature। उपधारा 1 में राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालय विपरीत है जो कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों के ग्रहण करने की अधिकारिता की स्थिति विधि के अधीन रखता है। विधि मीन्स कानून के अधीन रखता है किंतु ऐसे वादों या कार्रवाइयों का विचारण सिविल प्रक्रिया के वाद या कार्रवाइयों के रूप में करने के लिए संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारिकता रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अंतर्गत ही आता है। पेक्युनरी जुडिक्शन सेक्शन 6 धन संबंधी अधिकारिकता यह सेव इन सो फार इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड नथिंग हेयरिन कंटेन shall operate to give any court jurisdictions overshoot the amount to value of subject matter which exceeds in pecuniary limits if it's the ordinary jurisdictions। अव्यक्त रूप से ऐसा बंधित इससे सिवाय इसकी किसी भी बात का प्रभाव इससे ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों आधारित दे दे जिनका रकम या जिनकी विषय वस्तु मूल्य उसकी मूल्य मामूली अधिकारिकता धन संबंधी यदि कोई अधिक हो। प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट सेक्शन 7 हमें डील करता है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। अगले वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट सेक्शन 7, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट सेक्शन 8, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, उसके बाद सूट ऑफ सिविल नेचर। सिविल नेचर का सिविल प्रकृति के वाद क्या होते हैं
धारा हमें 9 हमें डील करता है, सिविल कोर्ट है जुडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट सिविल नेचर अनलेस दे आर बेयर्ड। जब तक कि वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। न्यायालय को इस अर्थनिष्ठ उपबंध के अधीन रखते हैं उन वादों का सिवाय जिनके द्वारा संज्ञान अविवेक या विपक्षित किया जाता है। इसके बारे में सूट ऑफ सिविल नेचर्स को आपको डील करेंगे, और अगले वीडियो में हम और भी चीज़ आपको बताएंगे कि रेस सब जुडिसाइज क्या होता है, रेस जुडिकेटा होता क्या है, इसके बारे में बताएंगे। सूट ऑफ सिविल नेचर के सूट, कौन से प्रकार के सूट जो सिविल नेचर के नहीं होते हैं। रेस सब जुडिसाइज क्या है, रेस सब जुडिसाइज विचाराधीन न्याय क्या होता है, ये सेक्शन 10 हमें बताता है, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा भी कहते हैं, सब जुडिसाइज भी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिसाइज का मेट होता है स्टे ऑफ सूट, माने वाद को रोक दिया जाना। वाद को जहाँ पर जब हम केस फाइल कर रहे हैं वहाँ पे वाद को स्टे कर देना, जो हम रेस्ट किए तो उसको रेस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब। डॉक्ट्रिन मीन्स होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। रेस मीन्स क्या होता है, स्टे, रोकना। और सब जुडिसाइज मीन्स होता है अंडर जजमेंट, विचाराधीन वाद, विचाराधीन माने विचाराधीन वाद के सिद्धांत के अनुसार उसे रोक लगा देना। अगले वीडियो में हम रेस सब जुडिसाइज पर बहुत ही डीप में वीडियो ले जाएंगे, और इसमें आपको रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिसाइज को समझना बहुत ही जरूरी है। किस ग्राउंड पे हम स्टे ऑफ सूट को लाते हैं, सूट को स्टे किया जाता है, रोका जाता है। डेट्स ऑल। अगले वीडियो में हम रेस जुडिसाइज के बारे में एक्सप्लेन करें। डेट्स ऑल।